सिक्योरिटी कम्युनिटी। इस वीडियो में हम सिक्योरिटी कम्युनिटी के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सिक्योरिटी कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल रिलेशंस में लिबरलिज्म और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के थियोरी के अंतर्गत आता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सिक्योरिटी कम्युनिटी किसे कहते हैं, सिक्योरिटी कम्युनिटी के कितने टाइप्स होते हैं और वो कौन कौन से कंडीशंस हैं जो कि रिक्वायर्ड है एक सिक्योरिटी कम्युनिटी के फॉर्मेशन के लिए या एक सिक्योरिटी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स की जानकारी देना चाहूँगा। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए और यूजीसी नेट एचआरएफ के एग्जाम्स में पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है, जहां हम पॉलिटिकल साइंस के इन 7 यूनिट्स को डिटेल में कवर कर रहे हैं। इस कोर्स में एनरोलमेंट या इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। सिक्योरिटी कम्युनिटी के कॉन्सेप्ट को इंटरनेशनल रिलेशंस में कार्ल ड्यूइच के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था ईयर 1957 में। कार्ल ड्यूइच के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी कम्युनिटी कंट्रीज़ के एक ऐसे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ये जो टर्म है सिक्योरिटी कम्युनिटी, ये टर्म कंट्रीज़ के एक ऐसे ग्रुप को डिनोट करता है जिस ग्रुप के तहत मौजूद जो कंट्रीज़ होती हैं, इन कंट्रीज़ के बीच एक बहुत ही हाई लेवल ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल ट्रस्ट एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से इन कंट्रीज़ के बीच जब कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट अराइज होता है तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स, इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए ये कंट्रीज़ कभी भी वॉर या वायलेंट मेथड या मिलिट्री फोर्स को यूज़ नहीं करती, बल्कि अपने म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स को, म्यूचुअल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए इन कंट्रीज़ के द्वारा हमेशा पीसफुल मेथड्स को ही यूज़ किया जाता है, जैसे बातचीत, नेगोशिएशंस, कॉम्प्रोमाइज़। इन पीसफुल मेथड्स को यूज़ करके ही ये जो कंट्रीज़ हैं, इस ग्रुप के तहत मौजूद ये जो कंट्रीज़ हैं, ये अपने म्यूचुअल डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करती हैं। कार्ल ड्यूइच इस तरह के कंट्रीज़ के ग्रुप को ही सिक्योरिटी कम्युनिटी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्ल ड्यूइच इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंट्री को कम्युनिटी ही क्यों कहते हैं। ये जो शब्द है कम्युनिटी, कार्ल ड्यूइच इस शब्द को क्यों यूज़ करते हैं? क्या कार्ल ड्यूइच इस शब्द के माध्यम से, इस शब्द के थ्रू कोई डीपर मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं, या फिर इस वर्ड का सिलेक्शन बस एक रैंडम चॉइस है? आइए इस क्वेश्चन को एग्जामिन करते हैं। कम्युनिटी बेसिकली एक सोशल या सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। कम्युनिटी बनता कैसे है? कम्युनिटी बनता है, कम्युनिटी बिल्ड होता है लोगों से। जब लोग एक साथ आते हैं, ग्रेजुअली, धीरे धीरे जब लोग एक साथ आते हैं, जुड़ते हैं, और जब लोगों के बीच कम्युनिकेशन शुरू होता है, ओके, लोगों के बीच आपसी लेन देन शुरू होता है, इंटरडिपेंडेंस शुरू होता है, और इस तरह के कम्युनिकेशन, इस तरह के आपसी लेन देन और इंटरडिपेंडेंस के थ्रू जब धीरे धीरे लोगों के बीच एक कॉमन आइडेंटिटी डेवलप होने लगता है, कुछ शेयर्ड वैल्यूज़, कुछ शेयर्ड नॉर्म्स, कुछ शेयर्ड मीनिंग्स डेवलप होने लगते हैं, और इसके बाद ये जो ग्रुप है, लोगों का ये जो ग्रुप है, उनके बीच म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो जब एक लोगों के समूह में, लोगों के ग्रुप में जब ये सारी क्वालिटीज़ आ जाती हैं, ओके, कॉमन आइडेंटिटी का होना, कम्युनिकेशन का होना, लेन देन का होना, इंटरडिपेंडेंस का होना, शेयर्ड वैल्यूज़, शेयर्ड इंटरेस्ट का होना, म्यूचुअल ट्रस्ट का होना, जब ये सारी क्वालिटीज़ लोगों के एक समूह में, एक ग्रुप में आ जाती हैं, तब वो जो ग्रुप है लोगों का, वो बन जाता है कम्युनिटी। तब उस ग्रुप को हम कम्युनिटी कहते हैं। इस तरह की कम्युनिटी की एक खास बात होती है, एक खास फीचर होती है कि इस कम्युनिटी में रहने वाले जो लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि इन लोगों के बीच कभी कोई डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। डेफिनेटली इन लोगों के बीच भी, इस कम्युनिटी के तहत रहने वाले जो लोग हैं, इनके बीच भी डिस्प्यूट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लेकिन ये जो लोग हैं, कम्युनिटी के तहत रहने वाले जो लोग हैं, ये कभी भी इन डिस्प्यूट्स, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए एक दूसरे को हार्म नहीं करते, नुकसान नहीं पहुंचाते,
बल्कि ये जो लोग हैं ये अपने इन म्यूचुअल डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए हमेशा पीसफुल मेथड्स को ही यूज़ करते हैं, बातचीत, नेगोशिएशंस और कॉम्प्रोमाइज़ के मेथड को ही यूज़ करते हैं। कार्ल ड्वेच कम्युनिटी के इसी सोशल कॉन्सेप्ट को, इसी सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को इंटरनेशनल लेवल पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। कार्ल ड्वेच पूछते हैं कि क्या इंटरनेशनल लेवल पर जो एनार्की एग्जिस्ट करता है, इस एनार्किकल सिचुएशन में क्या हम लोगों की कम्युनिटी की तरह, जस्ट लाइक कम्युनिटी ऑफ पीपल, क्या इस एनार्किकल इंटरनेशनल सिस्टम में हम कम्युनिटी ऑफ पीपल की तरह कम्युनिटी ऑफ कंट्रीज, कम्युनिटी ऑफ स्टेट्स भी बिल्ड कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं? ये क्वेश्चन कार्ल ड्वेच पूछते हैं। फिर कार्ल ड्वेच कहते हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा करना पॉसिबल है। कैसे? अगर कंट्रीज के बीच कम्युनिकेशन हो, आपसी लेन देन हो, मतलब ट्रांजैक्शन हो, ट्रेड हो, इंटरडिपेंडेंस हो, और फिर इस तरह के कम्युनिकेशन के थ्रू, आपसी लेन देन, ट्रांजैक्शंस के थ्रू, इंटरडिपेंडेंस के थ्रू अगर कंट्रीज के बीच एक कॉमन आइडेंटिटी डेवलप होती है, एक शेयर्ड वैल्यू, शेयर्ड इंटरेस्ट, शेयर्ड नॉर्म्स डेवलप होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड होता है, तो हाँ, कंट्रीज की भी कम्युनिटी बनाई जा सकती है। कंट्रीज भी कम्युनिटी ऑफ पीपल की तरह कंट्रीज की भी कम्युनिटी हो सकती है इंटरनेशनल लेवल पर। और इस तरह की जब कंट्रीज की कम्युनिटी बिल्ड होगी तो इस कम्युनिटी में जो मेंबर्स होंगे, जो मेंबर कंट्रीज होंगी, इनके बीच भी जब कभी भी कोई डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट होगा, अराइज होगा, तो ये जो मेंबर हैं, ये जो मेंबर कंट्रीज हैं, ये अपने इन म्यूचुअल डिस्प्यूट्स, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए वॉर या वायलेंट मेथड या मिलिट्री फोर्स का सहारा नहीं लेंगी, बल्कि ये जो कंट्रीज हैं ये पीसफुल मेथड्स के थ्रू, जस्ट लाइक कम्युनिटी ऑफ पीपल, ये जो कंट्रीज हैं ये भी पीसफुल मेथड्स के थ्रू, नेगोशिएशंस के थ्रू, बातचीत के थ्रू, कॉम्प्रोमाइज के थ्रू अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करेंगी। तो इस तरह से बने कंट्रीज के एक समूह को, एक ग्रुप को, जहां ग्रुप के मेंबर कंट्रीज की एक कॉमन आइडेंटिटी होती है, कुछ शेयर्ड वैल्यूज होते हैं, शेयर्ड इंटरेस्ट होते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, जहां मेंबर कंट्रीज अपने म्यूचुअल डिस्प्यूट्स को, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए वॉर और वायलेंस जैसे मेथड को पूरी तरह से कंप्लीटली एलिमिनेट कर देते हैं। इस तरह के कंट्रीज के ग्रुप को ही कार्ल ड्वेच सिक्योरिटी कम्युनिटी कहते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज की बहुत सारी ग्रुपिंग्स, ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस एग्जिस्ट करती हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि हम ये कैसे पता लगाएंगे कि इन सभी ग्रुपिंग्स, एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशंस में से कौन सी जो ग्रुप है वो सिक्योरिटी कम्युनिटी है। ओके, कौन सी ग्रुप है जिसे हम सिक्योरिटी कम्युनिटी कहेंगे। सिक्योरिटी कम्युनिटी की कुछ खास फीचर्स होती हैं जो आपको कंट्रीज़ के बाकी ग्रुपिंग्स में, एसोसिएशंस में या ऑर्गेनाइजेशंस में देखने को नहीं मिलेंगी। एक इम्पॉर्टेंट फीचर तो ये है कि सिक्योरिटी कम्युनिटी के तहत जो मेंबर कंट्रीज़ होती हैं उन सभी के बीच एक कॉमन आइडेंटिटी, कुछ शेयर्ड वैल्यूज़ और शेयर्ड नॉर्म्स और शेयर्ड इंटरेस्ट्स होंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। लेकिन इसके अलावा कुछ और फीचर्स भी हैं जो सिक्योरिटी कम्युनिटी है। सिक्योरिटी कम्युनिटी के तहत आने वाले कंट्रीज़ के पास अपने म्यूचुअल डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए प्रॉपर इस्टेब्लिश्ड मैकेनिज्म होता है। जो कंट्रीज़ हैं इनके पास विल तो है, अपने म्यूचुअल डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली रिजॉल्व करने का विल, इच्छा इनके पास तो है, लेकिन साथ ही साथ एक इस्टेब्लिश्ड मैकेनिज्म भी है जिसके थ्रू ये जो कंट्रीज़ हैं ये अपने म्यूचुअल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकती हैं। तो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कैसे करना है, कैसे कलेक्टिव डिसीजंस लेने हैं और इन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इन सभी के लिए प्रॉपर इस्टेब्लिश्ड मैकेनिज्म होता है, प्रॉपर इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं। सिक्योरिटी कम्युनिटी की नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इस तरह के कम्युनिटी को बनाने के लिए, इस तरह के कम्युनिटी के एग्जिस्टेंस में आने के लिए किसी एक्सटर्नल थ्रेट के होने की ज़रूरत नहीं होती। सिक्योरिटी कम्युनिटीज़ किसी एक्सटर्नल थ्रेट के अगेंस्ट बिल्ड नहीं होता। ओके, नो नीड फॉर प्रायर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अदर और एन एनिमी। सिक्योरिटी कम्युनिटी को बिल्ड करने का जो मोटिवेशन है वो इस कम्युनिटी के तहत मौजूद जो मेंबर कंट्रीज़ हैं
उनके कॉमन आइडेंटिटी, उनके कॉमन इंटरेस्ट, उनके फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस और उनके म्यूचुअल ट्रस्ट से आता है। सिक्योरिटी कम्युनिटी का तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ कंट्रीज़ के बीच वॉर नहीं होगा। वॉर को एलिमिनेट किया जा चुका है, लेकिन कंट्रीज पीस टाइम में भी एक दूसरे के अगेंस्ट वॉर के लिए प्रिपरेशन भी नहीं करेंगी। वॉर नहीं होना ये एक बात है, लेकिन वॉर नहीं होने के बावजूद भी कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि अपने आप को वॉर के लिए प्रिपेयर करती रहती हैं। तो इस कम्युनिटी में, सिक्योरिटी कम्युनिटी में जो कंट्रीज़ होंगी वो वॉर के लिए प्रिपेयर कर सकती हैं, लेकिन कम्युनिटी के बाहर मौजूद जो थ्रेट्स हैं उनके अगेंस्ट वॉर के लिए प्रिपेयर कर सकती हैं। लेकिन कम्युनिटी के भीतर जो बाकी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके अगेंस्ट वॉर का प्रिपरेशन भी नहीं होगा। मतलब यहाँ पर वॉर को तो एलिमिनेट किया जा ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ वॉर की प्रिपरेशन को भी एलिमिनेट किया जा रहा है। पीस टाइम में भी कंट्रीज़ एक दूसरे के अगेंस्ट वॉर के लिए प्रिपरेशन नहीं करेंगी। कंट्रीज़ के बीच वॉर भी नहीं होगा और वॉर को लेकर प्रिपरेशन भी नहीं होगा। कार्ल डुविच ने दो तरह की सिक्योरिटी कम्युनिटी की बात की है। कार्ल डुविच के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी कम्युनिटी के दो टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी कम्युनिटी। पहला है अमालगमेटेड सिक्योरिटी कम्युनिटी और दूसरा है प्लूरलिस्टिक सिक्योरिटी कम्युनिटी। Amalgamated security community is just like a federation of independent states. Amalgamated security community sovereign independent states से मिलकर बना एक फेडरेशन की तरह होता है। लेकिन यहाँ पर जो sovereign states हैं वो इस amalgamated security community के तहत formally merge हो जाते हैं। मतलब जो sovereign independent states हैं सिक्योरिटी कम्युनिटी बनने से पहले ये सॉवरेन होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन अमालगमेटेड सिक्योरिटी कम्युनिटी बनने के बाद ये सभी सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट्स अपने सॉवरेनिटी को गिव अप करते हैं, अपने इंडिपेंडेंस को गिव अप करते हैं और एक फेडरेशन को बिल्ड करते हैं, एक एक्सपैंडेड स्टेट को बिल्ड करते हैं और एक फेडरल गवर्नमेंट या एक सेंट्रल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करते हैं। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फेडरल गवर्नमेंट होती है, इस गवर्नमेंट की फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस फेडरेशन के तहत, इस अमालगमेटेड सिक्योरिटी कम्युनिटी के तहत जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं इन सभी के डिफेंस, इन सभी के प्रोटेक्शन की जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इस फेडरल गवर्नमेंट की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। कार्ल डुविच कहते हैं कि अमालगमेटेड सिक्योरिटी कम्युनिटी का बेस्ट एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए को कार्ल डुविच अमालगमेटेड सिक्योरिटी कम्युनिटी के कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट है प्लूरलिस्टिक सिक्योरिटी कम्युनिटी। प्लूरलिस्टिक सिक्योरिटी कम्युनिटी के केस में कंट्रीज मिलकर एक ग्रुप तो बनाती हैं, ओके, एक सिक्योरिटी कम्युनिटी को तो बिल्ड करती हैं, लेकिन कंट्रीज अपने अपने सॉवरेनिटी और इंडिपेंडेंस को गिव अप नहीं करती। ओके, कंट्रीज अपने सॉवरेनिटी और इंडिपेंडेंस को गिव अप नहीं करती। कंट्रीज अपने कॉमन आइडेंटिटी, अपने शेयर्ड वैल्यूज़ और शेयर्ड इंटरेस्ट के बेसिस पर एक साथ आती हैं, एक ग्रुप बिल्ड करती हैं। कंट्रीज़ एग्री भी करती हैं कि वो हमेशा, इस ग्रुप के तहत मौजूद जो कंट्रीज़ हैं वो अग्री करती हैं कि वो हमेशा अपने डिस्प्यूट्स को, अपने म्यूचुअल डिस्प्यूट्स को, कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली रिजॉल्व करेंगी और इसी बेसिस पर कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ पीसफुल रिलेशनशिप और पीसफुल एक्सचेंजेस को एक्सेप्ट करती हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर प्लूरलिस्टिक सिक्योरिटी कम्युनिटी के केस में यहाँ पर कंट्रीज़ के लिए फॉर्मली किसी सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशन या अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करना ज़रूरी नहीं होता। बिना किसी सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशंस के भी ये प्लूरलिस्टिक सिक्योरिटी कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट कर सकती हैं। कार्ल डुविच प्लूरलिस्टिक सिक्योरिटी कम्युनिटी के दो एग्जाम्पल्स देते हैं। कार्ल डुविच कहते हैं कि यूएस और कनाडा का रिलेशंस 1815 के बाद, ये डेट याद रखना है, 1815 के बाद, 1815 से पहले नहीं, यूएस और कनाडा का रिलेशन 1815 के बाद, ये रिलेशन प्लूरलिस्टिक सिक्योरिटी कम्युनिटी को रिजेंबल करता है कार्ल डुविच के अकॉर्डिंग। इसी तरह स्वीडन और नॉर्वे का रिलेशन 1905 के बाद, ये भी प्लूरलिस्टिक सिक्योरिटी कम्युनिटी को रिजेंबल करता है। आपको याद रखना है कि ये जो दो एग्जाम्पल्स हैं, ये दो एग्जाम्पल्स खुद कार्ल डुविच के द्वारा ही दिए गए हैं।
कार्ल ड्यूइच ने अमालगमेटेड सिक्योरिटी कम्युनिटी और प्लूरलिस्टिक सिक्योरिटी कम्युनिटी की बात 1950s के दशक में की थी। सिक्योरिटी कम्युनिटीज़ के ऊपर किए गए कार्ल ड्यूइच के इस रिसर्च को 1990s के एंड में इमैनुअल एडलर और माइकल बार्नेट के द्वारा फर्दर डेवलप किया जाता है। इमैनुअल एडलर और माइकल बार्नेट दोनों ही इंटरनेशनल रिलेशंस में सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से जुड़े स्कॉलर्स हैं। इमैनुअल एडलर और माइकल बार्नेट ने मेनली प्लूरलिस्टिक सिक्योरिटी कम्युनिटी के ऊपर अपने स्टडी को फोकस किया। इनकी रिसर्च का जो सब्जेक्ट था वो ये प्लूरलिस्टिक सिक्योरिटी कम्युनिटीज़ ही थी। इमैनुअल एडलर और माइकल बार्नेट कहते हैं कि प्लूरलिस्टिक सिक्योरिटी कम्युनिटीज़ भी दो तरह की होती हैं। पहला, लूजली कपल्ड प्लूरलिस्टिक सिक्योरिटी कम्युनिटीज़ और दूसरा टाइटली कपल्ड प्लूरलिस्टिक सिक्योरिटी कम्युनिटीज़। आपको याद रखना है कि ये जो दो सब टाइप्स हैं, लूजली कपल्ड प्लूरलिस्टिक सिक्योरिटी कम्युनिटीज़ और टाइटली कपल्ड प्लूरलिस्टिक सिक्योरिटी कम्युनिटीज़, ये जो दो सब टाइप्स हैं प्लूरलिस्टिक सिक्योरिटी कम्युनिटी की, इन्हें इमैनुअल एडलर और माइकल बार्नेट के द्वारा डेवलप किया गया, उनके द्वारा प्रपोज किया गया है। कार्ल ड्यूइच इन दो सब टाइप्स की बात नहीं करते हैं। कार्ल ड्यूइच सिर्फ दो तरह की सिक्योरिटी कम्युनिटी की बात करते हैं, अमालगमेटेड सिक्योरिटी कम्युनिटी और प्लूरलिस्टिक सिक्योरिटी कम्युनिटी। इमैनुअल एडलर और माइकल बार्नेट कहते हैं कि प्लूरलिस्टिक सिक्योरिटी कम्युनिटीज़ के बीच जो डिफरेंसेस हैं वो इनके डिग्री ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और डेप्थ ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट के बेसिस पर आता है। मतलब एक कम्युनिटी कितना अधिक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है और कम्युनिटी के भीतर मौजूद जो मेंबर्स हैं उनके बीच म्यूचुअल ट्रस्ट का लेवल क्या है, इसी बेसिस पर एडलर और बार्नेट प्लूरलिस्टिक सिक्योरिटी कम्युनिटीज़ को फर्दर दो सब टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जो लूजली कपल्ड प्लूरलिस्टिक सिक्योरिटी कम्युनिटीज़ होते हैं वो एक प्लूरलिस्टिक सिक्योरिटी कम्युनिटी होने के बेसिक मिनिमम डेफिनेशन को सिर्फ मीट करते हैं। यहाँ पर जो मेंबर कंट्रीज़ हैं इस लूजली कपल्ड प्लूरलिस्टिक सिक्योरिटी कम्युनिटीज़ में, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच इस बात को लेकर कंप्लीट ट्रस्ट होता है कि इस कम्युनिटी के तहत मौजूद जितने भी कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगी, कभी भी मिलिट्री अटैक नहीं करेगी, कभी भी वॉर, किसी भी तरह का वॉर वेज नहीं करेगी। इस बात को लेकर इस कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होता है। इसके अलावा कंट्रीज़ के बीच शेयर्ड आइडेंटिटी भी होती है, शेयर्ड इंटरेस्ट और शेयर्ड वैल्यूज़ भी होते हैं। लेकिन ये जो कम्युनिटी है और ये जो इंटीग्रेशन है कंट्रीज़ का, इस इंटीग्रेशन का इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट थोड़ा वीक होता है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की यहाँ पर कमी होती है, नंबर ऑफ कॉमन इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर कम होते हैं। एडलर और बार्नेट नाटो को लूजली कपल्ड प्लूरलिस्टिक सिक्योरिटी कम्युनिटी की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद है टाइटली कपल्ड प्लूरलिस्टिक सिक्योरिटी कम्युनिटीज़। यहाँ पर कंट्रीज़ अपने इंटीग्रेशन को मजबूत बनाने के लिए कई कॉमन सुप्रानेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करती हैं। कंट्रीज़ यहाँ पर भी अपने सॉवरेनिटी या इंडिपेंडेंस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, अपनी सॉवरेनिटी या इंडिपेंडेंस को गिव अप नहीं करती, लेकिन इन सुप्रानेशनल इंस्टीट्यूशंस के अथॉरिटी को कंट्रीज़ एक्सेप्ट करती हैं। ये जो सुप्रानेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इनके अथॉरिटी को कंट्रीज़ अपने ऊपर एक्सेप्ट करती हैं। तो टाइटली कपल्ड प्लूरलिस्टिक सिक्योरिटी कम्युनिटीज़ में लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन काफ़ी हाई होता है। एडलर और बार्नेट यूरोपियन यूनियन को टाइटली कपल्ड प्लूरलिस्टिक सिक्योरिटी कम्युनिटी की कैटेगरी में रखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिक्योरिटी कम्युनिटी। एक सिक्योरिटी कम्युनिटी के फॉर्मेशन के लिए किस तरह के प्री कंडीशंस रिक्वायर्ड होते हैं। कार्ल ड्यूइच कहते हैं कि सिक्योरिटी कम्युनिटी उन्हीं स्टेट्स के बीच, उन्हीं कंट्रीज़ के बीच डेवलप कर सकता है जो कंट्रीज़ किसी न किसी तरीके से एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट हो। मे बी उनके बीच ट्रेड का वॉल्यूम बहुत अधिक हो, या टूर और ट्रैवल के नज़रिए से ये कंट्रीज़ एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट कंडीशन है कम्युनिकेशन।
सिक्योरिटी कम्युनिटी के बनने के लिए कंट्रीज़ के बीच कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप नहीं हो। कंट्रीज़ के बीच अगर कम्युनिकेशन गैप है तो फिर सिक्योरिटी कम्युनिटी डेवलप नहीं हो सकता। कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते रहें, इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन से ही म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड होता है और जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो दूर होती हैं। नेक्स्ट कंडीशन है कि कंट्रीज़ के बीच जो कोऑपरेशन है, जो सहयोग है, इस कोऑपरेशन से हर किसी को बेनिफिट होना चाहिए। कोऑपरेशन मस्ट बी अ नॉन ज़ीरो सम गेम, मतलब कोऑपरेशन के थ्रू हर किसी को गेन होना चाहिए। इसके बाद कंट्रीज़ के लिए ये ज़रूरी है कि उन्हें एक दूसरे के इंटेंशंस की जानकारी हो। सामने वाले कंट्री के इंटेंशंस क्या है, इससे रिलेटेड कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या अनसर्टनिटी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कंट्रीज़ के वैल्यूज़ और नॉर्म्स का कंपैटिबल होना भी ज़रूरी है। तो कंट्रीज़ अगर सिमिलर वैल्यूज़ को शेयर करती हैं, सिमिलर पॉलिटिकल वैल्यूज़ और नॉर्म्स को शेयर करती हैं, तो इनके बीच सिक्योरिटी कम्युनिटी के डेवलप होने की संभावना अधिक होगी।